तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वीडियो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ लॉजिक, विथ कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपने कभी यह सोचा है कि अगर हम दीवार पर या इस ग्रीन बोर्ड पर अगर जोर से थप्पड़ मारें तो चोट हमारे हाथ में क्यों लगती है? अगर हम नाव पर चल रहे हैं, जैसे पानी में चलती हुई नाव देखे होंगे आप, तो उसमें एक डंडा जो लगा होता है, पतवार जो लगा होता है, उससे हम पानी को पीछे हटाते हैं तो नाव हमारी आगे की ओर क्यों चलती है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब गुब्बारा में जब हवा भरा होता है और गुब्बारे को हम ऊपर ऐसे ही हवा में छोड़ देते हैं तो वह ऊपर की ओर क्यों जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं न्यूटन के गति के तीसरे नियम से, जो कि कहता है कि हर एक वस्तु की, हर एक क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया। और वह प्रतिक्रिया कैसी होती है? बराबर किंतु दिशा में विपरीत। अब देखिए, अगर हमने 5 न्यूटन का बल लगाकर इस ग्रीन बोर्ड पर थप्पड़ मारा या दीवार पर थप्पड़ मारा, तो न्यूटन के प्रतिक्रिया नियम के अनुसार जितना हमने इस पर बल लगाया ठीक उतना ही, यानी बराबर, यानी कि अगर 5 न्यूटन से हमने इसको थप्पड़ मारा, यानी 5 न्यूटन का इस पर बल लगाया, तो इसने भी मेरे ऊपर कितने न्यूटन का बल लगाया? 5 न्यूटन का बल लगाया। तो चूंकि हमने इसको जब मारा तो इसने भी मुझको मारा, इसलिए हमारे हाथ में क्या लगता है? चोट महसूस होता है। यानी कि जब कभी भी हम 5 न्यूटन का बल इस पर लगाते हैं तो यह भी हमारे ऊपर क्या करता है? 5 न्यूटन का बल लगाता है। इसलिए हमें हाथ में क्या महसूस होता है? चोट महसूस होता है। और जब कभी नाव से हम क्या करते हैं, जो पतवार होता है उससे हम पानी को जब पीछे हटाते हैं, तो जब पानी को पीछे हटाते हैं तो न्यूटन के प्रतिक्रिया नियम क्या कहता है कि बराबर किंतु विपरीत दिशा में क्या होगा? विपरीत होगा। जो प्रतिक्रिया बल लगेगा दिशा में विपरीत, यानी कि जब आप पानी को पीछे की तरफ हटा रहे हैं तो पानी आप पर एक ऐसा बल लगाएगा जो कि आगे की ओर होगा। दिशा में कैसा होगा? विपरीत। अगर हम पीछे की ओर बल लगा रहे हैं तो प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा? आगे की ओर लगेगा। प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा? आगे की ओर लगेगा। तो जब हम पानी को पीछे ढकेलते हैं तो पानी हमारे ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाता है और हमारी नाव आगे की ओर बढ़ जाती है। अब देखिए, गुब्बारे में क्या होता है कि जब गुब्बारे को हवा भर के उसको हम मुक्त छोड़ देते हैं तो वह ऊपर की ओर जाता है। देखिए, अगर यह गुब्बारा है, अगर यह क्या है? गुब्बारा है, या इसमें हवा भरा हुआ है, तो इसमें से हवा क्या करती है? नीचे की ओर निकलती है। और हवा का दबाव कहाँ रहता है? नीचे की ओर। और नीचे की ओर जब हवा का दबाव रहता है तो जब यह नीचे की ओर बल लगाएगा तो प्रतिक्रिया बल कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। इसलिए यह गुब्बारा कहाँ उड़ेगा? ऊपर की ओर उड़ेगा। तो ये रहा न्यूटन के प्रतिक्रिया बल का। यानी कि इसके कहने का मतलब है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम के कहने का मतलब यह है कि अगर कोई दो वस्तु आपकी इस प्रकार से है, अगर कोई वस्तु दो आपकी इस प्रकार से है कि यह वस्तु अगर इस पर बल लगा रही है, ये पहली वस्तु है, यानी कि इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, तो अगर यह वस्तु इस पर बल लगा रही है तो यह भी वस्तु ठीक उतना ही किंतु विपरीत दिशा में, इसका बल अगर इधर लग रहा है तो इसका बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। देखिए, दोनों बल हमने जब शर्तें बताई थी कल के वीडियो में, तो वहां पे बताया था कि दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। कभी जैसे देखिए, हमने जब आपको संतुलित बल बताया था तो उसमें यहाँ पे हमने ये बताया था कि अगर एक बल इधर से 5 न्यूटन का लग रहा है और एक बल इधर से 5 न्यूटन का लग रहा है तो इसका परिणामी कितना आएगा? 0 आएगा। और यह टुकड़ा यहीं का यहीं पड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं, इसके स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। तो ठीक यहां भी तो वैसे ही हो रहा है ना कि एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है, तो दोनों को निरस्त हो जाना चाहिए ना। लेकिन यहां पे एक वस्तु पे बल नहीं लग रहा है, अलग अलग वस्तुओं पे लग रहा है। ये वस्तु इस पर लगा रही है और यह वस्तु इस पर लगा रही है। अगर इसीलिए क्या करते हैं, प्रतिक्रिया बल आपस में एक दूसरे को विपरीत होने के
उत्पाद भी निरस्त नहीं करते, क्योंकि अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। तो कभी कभी एक नंबर में अगर आप सवाल आ जाए या कोई आपसे पूछ दे कि प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं, क्यों? तो आप कारण बताएंगे कि सर इसलिए निरस्त नहीं करते क्योंकि प्रतिक्रिया और क्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, इस कारण ये विपरीत होते हुए भी एक दूसरे को कैंसल नहीं करते। तो ये देखिए, मान लेते हैं M1 वस्तु द्वारा, मान लेते हैं कि यह वस्तु इस पर कितना बल लगा रही है, F1 बल लगा रही है। कितना बल लगा रही है? F1। इसको 1 2 से प्रदर्शित कर देते हैं, यानी कि ये जो पहली वस्तु है दूसरी वस्तु पर बल F12 बराबर, यह क्या है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। F12 क्या है? F12 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि पहली वस्तु द्वारा दूसरे पर आरोपित बल, वस्तु 1 द्वारा 2 पर बल, वस्तु 1 द्वारा 2 पर बल। अगर यहीं पे अगर हमने क्या लिख दिया, F21 लिख दिया, इसको 21 या 12 ना पढ़िएगा, यह 12 है और यह क्या है, 21 है। तो अगर हमने F21 लिखा तो यानी दूसरी वस्तु द्वारा पहली पर आरोपित बल, तो यहां लिखेंगे हम कि वस्तु 2 द्वारा 1 पर बल, वस्तु 2 द्वारा 1 पर बल। अब देखिए, न्यूटन का प्रतिक्रिया नियम, तीसरा नियम यह कहता है कि दोनों समान बल लगाते हैं, बराबर लगाते हैं, यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम से बहुत ही अच्छा इससे कंसेप्ट आने वाला है, जिससे आपको संवेग संरक्षण का नियम समझ में भली भांति आ जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए कि तृतीय नियम कहता है कि दोनों बल आपस में, यानी कि 1 2 और F21 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किंतु इनकी दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। तो यानी कि एक प्लस में होगा तो दूसरा किस में होगा, माइनस में होगा, दूसरा किस में होगा, आपका माइनस में होगा। तो इस तरह से यहां से हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा हमने आपको पिछली बताई गई बातों को रिवाइंड अप किया। हमको चूंकि पढ़ना है क्या, संवेग संरक्षण, हमें क्या पढ़ना है, संवेग संरक्षण। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं संवेग संरक्षण क्या है। पहले इसको हम शुद्ध देसी में समझ लें कि कोई भी चीज अगर संरक्षण लगा हुआ है तो संरक्षण का मतलब आप क्या समझेंगे कि जैसे रावण के पास कितने सिर थे, सब जानते हैं कि रावण को दशानन कहा जाता था, यानी उसके पास कितने सिर थे, 10 सिर थे। लेकिन उसकी खासियत ये थी कि उसके सिर को कितना भी काटा जाता था, पुनः कितने सिर हो जाते थे, उसके 10 सिर ही हो जाते थे। अगर उस 10 सिर को काट दें फिर भी उत्पन्न होकर के कितने सिर हो जाते थे, 10 सिर हो जाते थे। तो वहां पे हम रावण को कहेंगे कि उसके पास जो सर थे वह संरक्षित थे, यानी वह उसके पास क्या था, सर संरक्षण था। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं कि पैसा है और मैं जितना खर्चा करता हूं उतना ही हमारे पास आ जाता है, तो हमारे पास मुद्रा संरक्षण है, हमारे पास क्या है, मनी संरक्षण है, हमारे पास जो धन है, धन का संरक्षण है। ठीक उसी प्रकार से यहां संवेग संरक्षण भी होगा। संवेग संरक्षण का मतलब यहां यह होगा कि संवेग को हम चाहे कितना भी खर्चा कर दें, लेकिन अगर हम देखेंगे एक निकाय के अंदर, एक सिस्टम के अंदर, तो वह धन क्या होगा, संरक्षित रहेगा। जैसे अगर ये मान के चलिए हमारा घर है, हमारे घर में कितने रुपए हैं, 200 रुपए हैं। हमारे घर में कितने रुपए हैं, 200 रुपए हैं। इसमें से हमने 100 रुपए का क्या कर दिया, 100 रुपए का कोई भी चीज ला करके रख दिया। मान लेते हैं कि कोई भी चीज 100 रुपए का मार्केट से लिया और रख दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। तो यहां पे देखिए हुआ क्या, भले ही हमने 100 रुपए खर्च कर दिए लेकिन सामान ला करके घर में रख दिए ना, तो 100 रुपए हमारे पास तो कैश बचा। 200 में से 100 का सामान लिया है तो 100 रुपए तो कैश बचा, और 100 रुपए का सामान, यानी कि भले ही सामान है लेकिन है तो 100 रुपए का ना, और कहां पे है तो घर में ही। 100 रुपए यह भी घर में है और यह भी घर में है, यानी ये दोनों 100 मिलाकर के कितने हैं, 200 रुपए ही हैं। यानी कि हमारा पैसा हमेशा क्या है, संरक्षित है। भले ही सामान है, यहाँ कुछ सामान और कुछ पैसों को मिला करके है, यानी कि चीज़ें आपको परिवर्तित हो जाएंगी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमेशा क्या होगी, समान रहेगी, संरक्षित रहेगी।
तो यही आपका होगा संवेग संरक्षण कहलाएगा। अब तो ये तो हमारी देसी भाषा हुई। अब आइए इसको हम समझते हैं फिजिक्स की भाषा में, कि फिजिक्स की भाषा में हम इसको कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं द्वितीय नियम को काम में। द्वितीय नियम से तो दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उसके संवेग संरक्षण की दर के क्या होता है? बराबर होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उसके संवेग संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? बराबर होता है। यानी F बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T, ये हमने पढ़ रखा है। अब अगर हम मान लें कि ये जो बाह्य बल है, बाह्य बल, तो बाह्य बल बराबर अगर आपका कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो यहां से डेल्टा P बटे डेल्टा T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। डेल्टा P और डेल्टा T की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यानी संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। संवेग 0 नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा कि संवेग 0 नहीं होगा। P का मान डज नॉट इज इक्वल टू 0। संवेग परिवर्तन की दर 0 होगी। जैसे अगर आप 10 के स्पीड से घर से निकले स्कूल के लिए और हमेशा प्रॉपरली आपकी गाड़ी 10 के ही स्पीड से चल रही है, तो आपके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 10 के स्पीड से जो निकले हैं, 10 के स्पीड से ही निरंतर अगर चल रहे हैं, तो आपके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है वहाँ, यानी लेकिन आपका वेग 0 नहीं है, वहाँ पे आपके वेग में परिवर्तन 0 है। अगर आप निरंतर 10 के ही रफ्तार से चल रहे हैं, तो वहाँ आपका वेग में परिवर्तन तो 0 है, किंतु वेग आपका 0 नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इसमें वेग में परिवर्तन की दर 0 है। क्या है? वेग में परिवर्तन की दर 0 है, ना कि संवेग में परिवर्तन की दर 0 है, ना कि आपका संवेग 0 है। तो यहां से संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? 0 होगी। कब? जब उस पर बाह्य बल का मान कितना होगा? 0 होगा तब। यानी कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल का मान अगर 0 होगा, तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने जितना पैसा था हमारे पास उतना ही बना हुआ है। हमारे घर में जितना पैसा था, हमारे सिस्टम के पास जितना पैसा था, हमारे निकाय के पास जितना पैसा था, उतना का उतना ही बना हुआ है। जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाए, जब तक इसमें से कोई बाहरी खर्चा ना हो जाए, जब तक इस धन में से कोई बाहरी खर्चा ना हो जाए, तब से 200 का 200 ही हमारे पास रहेगा। ठीक उसी प्रकार से कि जब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, जब तक इस पर बाह्य बल का मान 0 रहेगा, तब तक संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? 0 होगी। कोई परिवर्तित नहीं होगा। यही आपका है एक लाइन का प्यारा सा संवेग संरक्षण। अभी आगे हम चलकर के इसको सिद्ध भी करेंगे उदाहरणों के हिसाब से, उदाहरणों की सहायता से। लेकिन आपका यही संवेग संरक्षण का क्या है? सिद्धांत है कि अगर उस पर लगने वाले बाह्य बल का मान कितना हो? 0 हो। अगर वो लगने वाला बाह्य बल 0 हो, तो जो संवेग परिवर्तन की दर है वह हमेशा संरक्षित रहेगी, यानी कि वह खत्म नहीं होगी, हमेशा संरक्षित रहेगी। यही आपका है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कोई आपसे ये पूछेगा कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो आप एक लाइन में बताएंगे कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल का मान 0 होगा, तो वस्तु या निकाय का संपूर्ण संवेग क्या होगा? संरक्षित रहेगा, बदलेगा नहीं, 0 रहेगा। यानी कि किसी वस्तु पर या किसी निकाय पर अगर बाह्य बल न काम करे, बाह्य बल कार्य न करे, तो उस वस्तु का संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है। यही आपका है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब आइए इसको एग्जाम्पल की सहायता से प्रूफ करते हैं। जैसे अगर एक छोटा सा हम मान लें कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक बंदूक, ये हमारी है एक बंदूक है, हमने इससे गोली को क्या किया? दागा। तो हमने बताया है न्यूटन के गति का तृतीय नियम, जो कि एकदम बहुत बृहद है, देखने में एक लाइन का है, लेकिन दुनिया के प्रत्येक चीज में यह लागू होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर गोली यहाँ से निकली है, तो जिस वेग से गोली निकली है, जितना बल गोली बंदूक पर लगाई है, उतना ही बल बंदूक ने गोली पर लगाया है। यानी कि
बी, इसको जी बी, यानी कि जी फॉर गन, बी फॉर बुलेट। जितना बल गन ने लगाया है बुलेट पर, ठीक उतना ही बल बी ने भी, बुलेट ने भी लगाया है किस पे, गन पे, किंतु दिशा में किसमें, विपरीत। अब देखिए इस बल को अगर इधर लाएंगे, इस बल को इधर जी बी बराबर आपका हो सॉरी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, बीजी बराबर क्या हो जाएगा, 0। कुछ चमका यहां से आपको, कुछ चमका। यहां पे देखिए क्या है कि हमने बताया पूरे निकाय को, एक एक चीज को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां पे देखिए इस एग्जाम्पल को मैंने बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लिया है कि यह पूरा क्या है, निकाय है, जो हमारे घर की व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था है। जैसे अगर ये हमें चाक हमारे काम में आ रहा है, हमारे उपयोग की सामग्री है, तो चाक मेरा क्या है, ये एक निकाय है, एक सिस्टम है। अगर हमारे यह ग्रीन बोर्ड और चाक और आपका ये कैमरा, मोबाइल फोन जो भी है, वह अगर हमारे काम में आ रहा है तो यह हमारे लिए क्या है, निकाय है। ठीक उसी प्रकार से निकाय का मतलब पूरा सिस्टम जिसको हम काम में लेते हैं। अब यहां पे क्या काम में लिया गया है, गन और गोली दोनों को काम में लिया गया है, गन और गोली दोनों को काम में लिया गया है। तो यहां पे गन और गोली दोनों ही क्या है, एक निकाय है। यहां पे दोनों बल अलग अलग थे, ये गन द्वारा आरोपित बल गोली पर, और यह गोली द्वारा आरोपित बल गन पर। तो अब देखिए इन दोनों को अगर हम देखें, तो इसके अंदर बाह्य बल तो कोई कार्य नहीं कर रहा है भाई, ये आंतरिक मामला है इनका, इन पर कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है भाई। अगर मान के चलिए कि हमारे घर में अगर लड़ाई हो रही है तो हमारे पड़ोसी से तो कोई लेना देना नहीं। अगर हमारे भारत की कुछ स्थिति, आंतरिक स्थिति अगर तहस नहस हो रही है या उचित नहीं है, तो उसको अमेरिका से लेना देना नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार से यहां से ये एक निकाय है, यह क्या है, एक निकाय है जिसके अंदर बंदूक और गोली केवल है, जिसके अंदर क्या है, बंदूक और गोली है। इसमें तो कोई बाह्य बल नहीं लगा है ना, ये इन दोनों का आंतरिक मैटर है। गोली ने लगाया बंदूक पर बल, बंदूक ने लगाया गोली पर बल। किसी को आपने एक तमाचा मारा, उसने भी एक तमाचा मारा, बात खत्म। इसमें तीसरे की बात नहीं है ना, कोई बाहर से आने वाले व्यक्ति की बात नहीं है ना। तो यानी कि इस पर तो, इसके निकाय पर तो बल नहीं लग रहा है। अगर निकाय पर बल नहीं लग रहा है तो बंदूक द्वारा बल और गोली द्वारा लगाया गया बल, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो कि आप देख चुके कि कितना है, 0 है। यही तो यहां भी है ना कि संवेग परिवर्तन की दर कितना आएगी, 0 आएगी। कितना आ गई, 0 आ गई। यानी कि इस पर कोई बाह्य बल अगर कार्य नहीं करेगा तो इसका संपूर्ण संवेग क्या होगा, संरक्षित रहेगा। अब आइए इसको हम प्रूफ करते हैं एक प्यारे से एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए एक अगर वस्तु यहां पर है, एक कोई वस्तु इस प्रकार से है जो इधर की ओर गति कर रही है, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका वेग क्या है, v1 है। अब यहां पे कोई वस्तु एक और है जो कि इधर की ओर ही गति कर रही है। क्या कर रही है, इधर की ओर ही गति कर रही है। इसका द्रव्यमान m2 है और इसका वेग क्या है, v2 है। इसका वेग क्या है, v2 है। अब देखिए कुछ समय पश्चात ऐसा होता है कि इसका वेग इसकी अपेक्षा क्या होता है, तेज होता है। इसका वेग इसकी अपेक्षा, सॉरी ये प्रारंभिक है तो इसको हम u ले लेते हैं, प्रारंभिक है तो इसको हम क्या ले लेते हैं, u ले लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा u, m1 और इसका वेग u1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, इसका वेग कितना है, u2 है। अब देखिए इसका वेग अगर ज़्यादा है, इसका वेग अगर ज़्यादा है और इसका वेग कम है, तो कुछ समय पश्चात यानी कि लगभग यहां जाकर के दोनों का क्या हो जाएगा, टक्कर हो जाएगा। दोनों का क्या हो जाएगा, टक्कर हो जाएगा। अब जब दोनों का टक्कर होगा तो यह वाला, ये मान लेते हैं m1 द्रव्यमान है और यह क्या है, m2 है। तो m1 द्रव्यमान वाला पिंड इस पर बल लगाएगा और यह जब इस पर बल लगाएगा तो यह बल इस पर लगाएगा। और जब आपस में इन लोगों की भिड़ंत हो जाएगी तो कुछ समय पश्चात ऐसा आएगा कि फिर से ये दोनों अपने अलग अलग वेग से गतिमान हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप कि इसका वेग अगर तेज है, इसका वेग अगर कम है, इसकी अपेक्षा इसका वेग कम है, तो
थोड़ी दूर पश्चात जाकर के यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टक्कर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, टक्कर। और जब आपस में भिड़ंत हो जाएगी, यानी कि यह बल इस पर लगाएगा और यह बल इस पर लगाएगा, तो दोनों की गति में, दोनों की अवस्थाओं में क्या होगा, उथल पुथल होगा। और टक्कर के ये पहले है, टक्कर के पहले, और यह क्या है, टक्कर के पश्चात। टक्कर के पश्चात, और ये क्या है, टक्कर के दौरान, यानी कि टक्कर के समय में। तो ये टक्कर के समय में है। अब टक्कर के दौरान, चूंकि देखिए इसका द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, यह हमेशा m1 रहेगा और यह हमेशा m2 रहेगा, लेकिन इन दोनों का ही वेग बदल जाएगा। इसका भी वेग बदल जाएगा, जो u1 के रफ्तार से चल रहा था इसका वेग v1 हो जाएगा, और जो m2 के रफ्तार से चल रहा, जो u2 के रफ्तार से चल रहा था उसका वेग क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, इसकी गति तेज होने के कारण आगे चलकर के दोनों में टक्कर हो जाता है, जिससे हमें प्रतिक्रिया बल देखने को मिलता है कि यह बल इस पर लगाएगा और यह बल इस पर लगाएगा। दोनों का टक्कर होगा, आपस में भिड़ंत होगा, उसके बाद दोनों का ही वेग क्या होगा, बदल जाएगा। इसका u1 से v1 हो गया और इसका u2 से v2 हो गया। ये तो अगर हम बात करें टक्कर के पहले और टक्कर के पश्चात की, तो इसके भी पास द्रव्यमान और वेग है, इसके भी पास द्रव्यमान और वेग है, और इसके भी पास द्रव्यमान और वेग है, इसके भी पास द्रव्यमान और वेग है। और हम जानते हैं कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल P बराबर क्या होता है, mv होता है। यानी कि अगर इसके पास द्रव्यमान और वेग है तो इसका खुद का संवेग है, इसके पास अगर द्रव्यमान और वेग है तो इसके भी पास खुद का संवेग है, इसके भी पास अगर द्रव्यमान और वेग है तो इसका भी खुद का संवेग है, और इसके पास भी द्रव्यमान और वेग है तो इसके पास भी खुद का क्या है, संवेग है। दोनों का आपस में टक्कर होगा तो पहली वस्तु दूसरे पर बल लगाएगी, और पहली वस्तु जब दूसरे पर बल लगाएगी तो उसका प्रतिक्रिया के रूप में दूसरी वस्तु को भी पहले वस्तु पर क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो अगर हम यहां से लिख दें कि F12 अगर लिख दें तो इसका मतलब यह है कि वस्तु 1 द्वारा 2 पर बल, वस्तु 1 द्वारा 2 पर बल। अब देखिए वस्तु 2 भी बल लगाई है, तो अगर हम लिख दें F21 लिख दें तो इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु 2 द्वारा 1 पर बल, यानी कि दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर बल। अब हम जानते हैं, देखिए बल का फार्मूला हम जानते हैं कि बल F बराबर होता है संवेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। संवेग परिवर्तन बटे समय अंतराल बल बराबर होता है। तो यहां से अगर हम 1 की बात कर रहे हैं, वस्तु 1 बल लगा रही है, तो वस्तु 1 के संवेग परिवर्तन की दर, भाई अगर वस्तु 2 पर बल लगा रही है तो 1 के संवेग में परिवर्तन होगा, अगर वस्तु 1 बल लगाएगी तो वस्तु 1 के संवेग में परिवर्तन होगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं। और अगर वस्तु 2 बल आरोपित कर रही है तो वस्तु 2 के संवेग में परिवर्तन होगा। देखिए F12 का मतलब यह है कि वस्तु 1 के द्वारा बल लगाया जा रहा है, और जब वस्तु 1 बल लगाएगी तो 1 के संवेग में परिवर्तन होगा, और वस्तु 2 का मतलब यह है कि दूसरी वस्तु द्वारा बल लगाया जा रहा है, और जब कभी भी दूसरी वस्तु द्वारा बल लगाया जाएगा तो दूसरी वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर हम यहाँ पे पहली वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर देखें तो परिवर्तन का मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो यानी कि प्रारंभ में इसका संवेग कितना है m1u1, और अंत में संवेग, पहली वस्तु की बात कर रहे हैं यानी m1 की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभ में इसका संवेग कितना है m1u1 और अंत में संवेग कितना है m1v1। अब देखिए संवेग का मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम में कितना है m1v1 है, तो ये हो जाएगा m1 इंटू v1। अंतिम माइनस प्रारंभिक, पहली वस्तु की बात कर रहे हैं, तो पहली वस्तु का प्रारंभिक संवेग कितना है m1
u1 और बटे में कितना हो जाएगा डेल्टा t, बटे में कितना हो जाएगा डेल्टा t। और अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे क्या है, दूसरी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। अब पहली वस्तु दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी पहले है m2u2 और अंतिम में यानी बाद में, पश्चात यानी बाद में, अंतिम में इसका संवेग कितना हो जाता है m2v2। और हम क्या करते हैं, परिवर्तन में अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, तो दूसरी वस्तु के लिए अंतिम संवेग कितना है, अंतिम संवेग है m2v2 माइनस प्रारंभिक संवेग कितना है m2u2, तो ये आपका हो जाएगा m2 इंटू u2 और बटे में कितना हो जाएगा डेल्टा t, बटे में कितना हो जाएगा डेल्टा t। अब यहां से गति के तीसरे नियम को उपयोग में लेंगे, गति के तृतीय नियम से। गति का तृतीय नियम यह कहता है कि जब इन दोनों का टक्कर आपस में हुआ तो जितना बल पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु पर लगाया, ठीक उतना ही बल दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पर लगाया, किंतु दिशा में क्या लगाया, विपरीत लगाया। अब देखिए F12 का मान कितना है, इतना है, और F21 का मान इतना है। दोनों का मान हम इसके दोनों के जगह पे रख देते हैं, तो ये आपका है m1v1 माइनस m1u1 बटे डेल्टा t बराबर माइनस का m2v2 माइनस m2u2 और बटे में कितना डेल्टा t। अब यह देखिए डेल्टा t से डेल्टा t आपका कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आपका बचा m1v1 माइनस m1u1। अब यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे बराबर के बाद ये हो जाएगा आपका m2v2 और ये माइनस जब इससे गुणा करेगा तो प्लस में हो जाएगा m2u2। अब देखिए माइनस वाले को, इस माइनस वाले को इधर ले आते हैं ताकि यह भी प्लस में हो जाए, और इस माइनस वाले को बॉर्डर के इस पार ले आते हैं ताकि यह भी प्लस में हो जाए। तब देखिए क्या होता है, यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो ये आपका है m1v1, इधर से जब आएगा तो प्लस का हो जाएगा m2v2 और बराबर इधर ये वाला जब इधर आएगा तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा m1u1 और प्लस का यह कितना है m2u2। अब अगर इसको आप ध्यान से देखें, तो m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 यानी कि m1 इंटू v1 यानी कि यह क्या है, टक्कर के पश्चात पहली वस्तु का संवेग प्लस टक्कर के पश्चात दूसरी वस्तु का संवेग, m1 इंटू u1 और m2 इंटू u2 यानी कि टक्कर के पश्चात का संवेग, ये पूरा संवेग इसका हो गया, इसका और इसका दोनों का मिलाकर प्लस, यानी कि इस पूरे निकाय का संवेग, और यह क्या हो गया m1 इंटू u1 यानी इसका संवेग, m2 इंटू u2 इसका संवेग, यानी दोनों का संवेग, ये इस पूरे निकाय का संवेग, यानी कि यह टक्कर के पश्चात का संवेग है, टक्कर के पश्चात संवेग और टक्कर के पहले का संवेग। यानी कि यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ कि टक्कर के पश्चात जितना संवेग है, टक्कर के पश्चात इन दोनों का जितना संवेग है, ठीक उतना ही बराबर है टक्कर के पहले का संवेग। यहां से कुछ बात आई समझ में कि यदि हमारे पास 200 रुपए था और हमने 200 रुपए खर्च कर दिया, फिर से कहीं से आ गया, हमारे पास 200 रुपए था, हमने 200 रुपए को खर्च कर दिया, तो फिर हमारे पास 200 आ गया, तो हमारे पास मुद्रा का क्या हुआ, संरक्षण हुआ। ठीक उसी प्रकार से टक्कर के पहले जितना संवेग था, टक्कर के बाद भी जितना संवेग
टक्कर के पहले जितना संवेग था उतना ही संवेग टक्कर के बाद का भी है, यानी कि ये दोनों टक्कर के पहले और टक्कर के बाद दोनों संवेग आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। अर्थात कि यहां पर चाहे कुछ भी हुआ, हमने चाहे कितना भी खर्च किया, लेकिन हमारा पैसा उतना का ही उतना है। टक्कर के पहले खर्चा करने के पहले जितना था उतना ही खर्चा करने के बाद है। चाहे खर्चा बीच में हमारा कितना भी हुआ हो, कैसा भी हुआ हो, लेकिन हमें मतलब किससे है, खर्चा के पहले और खर्चा के बाद। तो खर्चा के पहले और खर्चा के बाद हमारा पैसा क्या है, संरक्षित है। हमारा संवेग क्या है, संरक्षित है। टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के पश्चात का संवेग दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, बराबर हैं। अर्थात टक्कर चाहे कैसा भी हुआ हो, इसमें एनर्जी चाहे कैसी भी लॉस हुई हो, चाहे इसका वेग घट गया हो, पहले इसका वेग ज्यादा था और इसका वेग कम था, बाद में भले ही इसका वेग ज्यादा हो गया हो, भाई इसके मध्य जब टक्कर हुआ होगा तो इसकी स्पीड और बढ़ गई होगी और इसकी स्पीड और घट गई होगी। तो उसके स्पीड से मतलब नहीं है, चाहे इसकी स्पीड बढ़ जाए चाहे ये रुक जाए, लेकिन टक्कर के पश्चात जितना संवेग है उतना ही संवेग टक्कर के पहले था। तो हमें इसी से मतलब है कि खर्चा चाहे कितना भी हुआ हो, हमारे पास पहले पैसा जितना था उतना ही पैसा पहले अभी है। तो हमारा पैसा संरक्षित है, हमारे पास मुद्रा संरक्षण है, मुद्रा हमारे पास संरक्षित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी वही मुद्रा क्या है, संरक्षित है, संवेग संरक्षित है। तो यहाँ से हमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत सिद्ध होता है। संवेग संरक्षण यानी कि संपूर्ण संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। संवेग को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यही है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों, हमने पूरा शुद्ध देसी में आपको समझाने का कोशिश किया है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।